हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, टिहरी पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, जो टिहरी पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण किया गया था वो 1848 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो टिहरी पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण किया गया था दोस्तों, वो परमार वंश के जो शासक थे दोस्तों, सुदर्शन शाह, इनके द्वारा किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो सुदर्शन शाह थे दोस्तों, वो परमार वंश के 55वें राजा थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जो परमार वंश की स्थापना होती है वो 688 ईस्वी में होती है। और 688 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। और 688 से लेकर 1949 तक दोस्तों इनके कुल 60 शासक रहे। और इनमें से दोस्तों जो 55वें नंबर के थे वो थे सुदर्शन शाह। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि परमार वंश के 55वें राजा कौन थे। तो दोस्तों, परमार वंश के 55वें राजा थे सुदर्शन शाह। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। दोस्तों, सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के परमार राजाओं में कौन मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था। तो दोस्तों, जो गढ़वाल के परमार राजा थे उनमें से दोस्तों सहजपाल था, जो वो अकबर के समकालीन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम भीष्मचंद, बालो कल्याणचंद और रुद्रचंद की बात करें तो दोस्तों ये तीनों दोस्तों सहजपाल के समकालीन थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, जो सहजपाल था वो तो अकबर के समकालीन था दोस्तों, लेकिन भीष्मचंद, बालो कल्याणचंद और रुद्रचंद ये तीनों दोस्तों सहजपाल के समकालीन थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परमार राजा का वर्णन जहांगीरनामा पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों, जो जहांगीरनामा पुस्तक में वर्णन मिलता है वो श्याम शाह का मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर हम श्याम शाह की बात करें तो श्याम शाह से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने हाथी और घोड़े थे जो वो उपहार स्वरूप किसे भेंट किए थे। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो जहांगीर ने दोस्तों जो हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप भेंट किए थे दोस्तों, वो श्याम शाह को किए थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, जो रामायण प्रदीप काव्य की रचना की गई थी वो मेधाकर शर्मा के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर हम मेधाकर शर्मा की बात करें तो जो परमार वंश के राजा थे दोस्तों प्रदीप शाह, मेधाकर शर्मा दोस्तों उनके क्या थे, दरबारी कवि थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मेधाकर शर्मा किसके दरबारी कवि थे, परमार वंश के जो राजा थे दोस्तों प्रदीप शाह, उनके दरबारी कवि थे मेधाकर शर्मा। और मेधाकर शर्मा के द्वारा दोस्तों किसकी रचना की गई थी, रामायण प्रदीप जो काव्य था उसकी रचना की गई थी मेधाकर शर्मा के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चंद राजा ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों, जो मुगल सम्राट अकबर था उसकी अधीनता स्वीकार करी थी रुद्रचंद ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, रुद्रचंद से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आयोग द्वारा रुद्रचंद से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि रुद्रचंद से क्वेश्चन बनता है कि जो रुद्रपुर नगर था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, जो रुद्रपुर नगर की स्थापना की गई है वो रुद्रचंद के द्वारा की गई है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो रुद्रपुर नगर है अगर उसका प्राचीन नाम पूछा जाए आपसे दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि रुद्रपुर नगर का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों, रुद्रपुर नगर का प्राचीन नाम था नौलखिया। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रुद्रपुर नगर का प्राचीन नाम क्या था, नौलखिया। और दोस्तों, रुद्रचंद से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो अल्मोड़ा का मल्ला महल है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा का मल्ला महल था उसका निर्माण भी रुद्रचंद ने कराया था।
ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। जो मुगल सम्राट अकबर था उसकी अधीनता किसने स्वीकार करी थी? रुद्रचंद ने। रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने। रुद्रपुर नगर का प्राचीन नाम क्या था? नौलखिया। और अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण किसने किया था? रुद्रचंद ने। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्रॉफ्ट टिहरी कब आया था? तो दोस्तों जो ब्रिटिश पर्यटक था मूरक्रॉफ्ट, वो टिहरी आया था 1820 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गनियादौली में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन था वो गनियादौली में आयोजित किया गया था। और दोस्तों जो ये गनियादौली है दोस्तों, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो 1926 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन कब हुआ था? वो 1926 में हुआ था। और दोस्तों कुमाऊं परिषद के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो छठा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे दोस्तों मुकुंदलाल पांडे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सॉरी दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे मुकुंदलाल, बैरिस्टर मुकुंदलाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। पूछा जा सकता है छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गनियादौली में हुआ था, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कब हुआ था? 1936 में। अध्यक्ष कौन थे इसका? बैरिस्टर मुकुंदलाल। और दोस्तों कुमाऊं परिषद से और सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में। और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों जब कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था तो इसका प्रथम अधिवेशन होता 1917 में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किया था वो किया था पांथ्या दादा ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो कुली बेगार आंदोलन था दोस्तों, उसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो किया था बद्रीदत्त पांडे ने। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो कुली बेगार आंदोलन था दोस्तों, उसका जो विरोध किया था सर्वप्रथम वो किया था पांथ्या दादा ने। विरोध पूछे आपसे तो कुली बेगार आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था पांथ्या दादा ने। और कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम पांथ्या दादा की बात करें दोस्तों, तो पांथ्या दादा का जन्म हुआ था दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी गांव में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम कुली बेगार की बात करें तो जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था दोस्तों, इसका अंत हुआ था 13 और 14 जनवरी को 1921 में सरयू नदी के तट पे। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कुली बेगार आंदोलन का जो विरोध किया था वो किसने किया था? पांथ्या दादा ने। नेतृत्व किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने। कुली बेगार आंदोलन का अंत कब हुआ था? 1921 में। और पांथ्या दादा थे जो वो कहाँ किस जिले के निवासी थे? तो दोस्तों ये थे पौड़ी गढ़वाल के निवासी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 1916 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर डेट सहित पूछा जाए तो 25 मई 1916 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों टिहरी के जौल ग्राम में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जन्म कब हुआ था? 1926 में। और 1916 में। जन्म कब हुआ था? 1916 में। और कहाँ हुआ था? टिहरी के जौल ग्राम में। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालेश्वर निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों जो तालेश्वर है वो काली और काला पानी गाड़ के संगम पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम काली और सरयू नदी की बात करें तो काली और सरयू नदी का संगम होता है पंचेश्वर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम काली और गौरी नदी की बात करें तो काली और गौरी नदी का संगम होता है जौलजीबी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है।
और दोस्तों अगर हम काली और पूर्वी धौली गंगा की बात करें तो काली और पूर्वी धौली गंगा का संगम होता है दोस्तों खेला में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंसेश्वर मठ की स्थापना हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो हंसेश्वर मठ है दोस्तों वो हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो हंसेश्वर मठ है दोस्तों वो भारत और नेपाल की सीमा में काली नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों काली नदी से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा का विभाजन कौन सी नदी करती है? तो भारत और नेपाल के बीच दोस्तों सीमा का विभाजन करती है काली नदी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो काली नदी है वो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है दोस्तों 252 किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो मुकुट पर्वत है दोस्तों ये चमोली जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर हम मुकुट पर्वत की बात करें, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, पूछा जा सकता है कि मुकुट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों जो मुकुट पर्वत है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7242 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मुकुट पर्वत किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7242 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवकुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो देवकुंड है दोस्तों, हमारा जो देवकुंड है दोस्तों वो है हमारा उत्तरकाशी जनपद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो ये देवकुंड है दोस्तों ये एक क्या है? ठंडा जल कुंड है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों कुंडों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ठंडा गर्म जल कुंड कौन सा है, गर्म जल कुंड कौन सा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आयोग द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो देवकुंड है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये एक क्या है दोस्तों? ठंडा जल कुंड है। दोस्तों अगर हम उत्तरकाशी जनपद के और कुंडों की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद में दोस्तों एक कुंड है गंगनानी कुंड। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, गंगनानी कुंड। और जो दोस्तों ये गंगनानी कुंड है दोस्तों ये क्या है? एक गर्म कुंड। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर ठंडा कुंड पूछा जाए तो देवकुंड और गर्म कुंड पूछा जाए तो गंगनानी कुंड। ये दोनों कुंड दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य कुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो सूर्य कुंड है हमारा वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो सूर्य कुंड है दोस्तों वो गौरी गंगा नदी पर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि सूर्य कुंड किस नदी तट पर स्थित है? तो सूर्य कुंड दोस्तों गौरी गंगा नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली जैव विविधता गैलरी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड की पहली जैव विविधता गैलरी स्थापित की गई है दोस्तों ये हल्द्वानी नैनीताल में की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों जो उत्तराखंड की पहली जैव विविधता गैलरी है इसकी स्थापना होती है दोस्तों पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2020 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जो उत्तराखंड की पहली जैव विविधता गैलरी है दोस्तों इसकी स्थापना होती है हल्द्वानी में 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और दोस्तों जो इसका उद्घाटन का शुभारंभ किया जाता है उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा 5 जून 2020 को इसका शुभारंभ किया जाता है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। और दोस्तों ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध किया था? तो दोस्तों जो अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध किया था वो 1814 में किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों यह जो युद्ध था दोस्तों अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य ये 1815 में समाप्त हुआ था। शुरू तो दोस्तों ये 1814 में हुआ था लेकिन ये समाप्त हुआ था 1815 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों 1815 में अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य जब यह संगोली की संधि हुई थी दोस्तों
तो इस संधि के तहत दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल में अंग्रेजी साम्राज्य क्या हो गया था, स्थापित हो गया था। जब दोस्तों 1814 में युद्ध हुआ और 1815 में ख़त्म हुआ तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गोरखाओं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर दिया तो उस समय उसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल पे क्या हो गया दोस्तों, अंग्रेजों का क्या हो गया, शासन हो गया। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि जो सुंगेली की संधि थी दोस्तों, इसको गोरखाओं ने या नेपाल सरकार ने कब स्वीकार किया था। तो दोस्तों युद्ध तो 1814 में शुरू हुआ था, 1815 में ख़त्म हुआ था, अंग्रेजों ने गोरखाओं को हरा दिया था। लेकिन जो गोरखाओं द्वारा दोस्तों संगोली की संधि को स्वीकार किया गया था वो 1816 में किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। संधि कब हुई थी, 1814 में, और स्वीकार कब किया था गया था नेपाल सरकार के द्वारा, 1816 में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खलंगा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों जो खलंगा का युद्ध हुआ था वो 1814 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो खलंगा का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 1814 में हुआ था और अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुआ था। और दोस्तों जो खंगला का युद्ध था, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि खंगला के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो दोस्तों जो खंगला का युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे जनरल जिलेप्सी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे थे वीर बलभद्र सिंह। ये दोनों नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जनरल जिलेप्सी, और गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे थे वीर बलभद्र सिंह। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खलंगा का युद्ध कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो खलंगा का युद्ध हुआ था वो देहरादून में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों देहरादून में एक जगह है नाला पानी, नाला पानी। तो ये खलंगा का युद्ध तो दोस्तों देहरादून के नाला पानी में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों खलंगा से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो गोरखाकालीन भाषा थी दोस्तों, जो गोरखाओं की भाषा थी दोस्तों गोरख्याली, जो गोरखाओं की जो भाषा थी दोस्तों गोरख्याली, उसमें जो खलंगा होता था दोस्तों, वो गोरखाओं का जो सैन्य शिविर होते थे उनको क्या कहा जाता था, खलंगा। तो इसलिए इस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, खलंगा कहा जाता है। क्योंकि गोरखाओं के जो शिविर थे दोस्तों वो इस जगह पर लगाए गए थे, तो इस वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया दोस्तों, खलंगा। तो दोस्तों जो गोरखाकालीन शिविर होते थे, टेंट होते थे, जो गोरखा अपने सेना अपने रहने के लिए लगाती थी शिविर, उसको क्या कहा जाता था, खलंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने नेपाल के राजा को युद्ध संबंधी एक कड़ा पत्र भेजा था। तो दोस्तों जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, इन्होंने दोस्तों नेपाली राजा को एक युद्ध संबंधित एक कड़ा पत्र भेजा था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, किसने भेजा था, लॉर्ड मिंटो ने। और कब भेजा था, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कब भेजा था। दोस्तों ये भेजा था 1813 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 4 जून 1813 को भेजा था दोस्तों लॉर्ड मिंटो ने ये पत्र नेपाल सरकार को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखाओं का मुख्य हथियार क्या था। तो दोस्तों जो गोरखाओं का मुख्य हथियार था वो था खुकरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो गोरखाओं का मुख्य हथियार था खुकरी, इसको जो बनाने का प्रमुख केंद्र था दोस्तों वो था डोटी का गढ़ी। और डोटी का गढ़ी जो दोस्तों वो है देहरादून जनपद में स्थित है। जो दोस्तों खुकरी बनाते थे गोरखा लोगों के लिए, वो उसको बनाने का प्रमुख केंद्र था डोटी। और दोस्तों जो खुकरी बनाते थे वो बनाते थे गोरखाओं के लिए दोस्तों नेवार जाति के लोहार। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि गोरखाओं के लिए खुकरी कौन सी जाति के लोग बनाते थे। तो दोस्तों गोरखाओं के लिए खुकरी बनाते थे नेवार जाति के लोग। और कौन सी जगह पे बनाते थे, डोटी नामक एक स्थान था दोस्तों देहरादून में, वहाँ पे बनाते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।